हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा जिसको कह सकते हैं हम। और इसी के अंतर्गत हमारा आएगा मकतब और मदरसा जो मुस्लिम कालीन शिक्षा से संबंधित है। तो जो मुस्लिम काल था वो लगभग 8वीं शताब्दी के साथ हमारे यहाँ उत्पन्न हुआ था। जो मुस्लिम शासक थे वो दूसरे देशों से या दूसरे ओर से और आक्रमण करके हमारे देश में आए थे, आक्रमण कर रहे थे। और उनकी जो स्थिति थी या जो उनका उद्देश्य था वो केवल ये था कि भारत को लूट करके ले जाना। क्योंकि उस समय में जो भारत था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो इसको लूट करके ले जाना अपने देश में, इसके जो चीज़ें थी या जो इसकी आर्थिक अर्थ था वो सब वो अपने देश में ले जाना चाहते थे और अपने देश को सुदृढ़ बनाना चाहते थे। तो शुरुआत में जो स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में उन्होंने आक्रमण किया था वो लालच के रूप में किया था कि उनका उद्देश्य जो था वो केवल लूट मार करना था। लेकिन सबसे पहले जो आक्रमण इसीलिए किया था वो सन 1000 ईस्वी में और 1026 तक यानी 26 वर्षों तक लगातार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर। और उसमें उसने 17 बार उस मंदिर को लूटा था और अपने देश लूट करके ले गया था। लेकिन उसके बाद मोहम्मद गौरी आया था। तो जो मोहम्मद गौरी आया था वो 1192 में आया था। सन 1192 में मोहम्मद गौरी आया, जिसकी जो लड़ाई हुई थी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई थी। और मोहम्मद गौरी ने ही सबसे पहले इस्लामिक राज्य की स्थापना भारत में की थी। और ये तराइन का द्वितीय युद्ध था जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और मेन अगर देखा जाए तो जो मोहम्मद गौरी था उसके बाद से और जो है मध्यकालीन इस्लामिक राज्य जो है वो प्रारंभ हो गया था। और लगभग ये जो था 600 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा था, 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। शताब्दी यानी 100 वर्ष बोले जाते हैं। तो 12वीं शताब्दी से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक इस्लामिक शासक रहे थे हमारे इसमें भारत में। और इसको 2 भागों में विभाजित किया गया था। 2 काल इसने विभाजित बनाए गए थे। पहला काल था सल्तनत काल जो 1200 ईस्वी से शुरू होकर के 1526 ईस्वी में। पहला जो था वो सल्तनत काल था। जिसका जो समय था वो 1200 ईस्वी से 1526 तक। ये पहले वाले काल का था। और दूसरा जो था वो था हमारा मुगल काल। दूसरा मुगल काल था। इसके बाद 1707 तक यानी 1526 से 1707 तक ये मुगल काल रहा था। और उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन आ गया था विशेष रूप से उसी समय से। और अंग्रेज़ों ने 1707 से ही और अपने आधिपत्य में लेना प्रारंभ कर दिया था। पर उनको अपने आधिपत्य में लेते लेते भी 1757 तक अंग्रेज लोग अपने हाथ में इसको ले पाए थे। 1757 तक ले पाए थे यानी पूरी तरीके से मुगल काल का जो समापन हुआ था वो 1757 में हुआ था। इसीलिए कहा गया है कि जो वो थे मुगल थे उन्होंने हमारे यहाँ जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने 600 वर्षों तक शासन किया था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों ने मुस्लिम शासन का अंत कर दिया था पूरी तरीके से। और अपने शासनकाल में अपने इस्लामिक राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए मुसलमानों ने अपने इस्लामिक राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक नई शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया था जिसे हम आज इस्लामिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस्लाम की शिक्षा जो थी जिसमें इनका उद्देश्य क्या था, मेन रूप से मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला तो था इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना। वो पूरी तरीके से अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे, इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहते थे। उनका ये राजनीतिक उद्देश्य था कि भारत में से काफिरों को ख़त्म कर दिया जाए और सभी लोगों को मुस्लिम बना दिया जाए जिससे कि शासन करने में आसानी रहे।
दूसरा था इस्लामिक संस्कृति का प्रसार करना, जो इस्लाम की संस्कृति थी, जो उनकी रीति रिवाज कह सकते हैं आप, जो चीज़ें थीं उनका प्रसार करना था। मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना था, वो ज्ञान का भी प्रसार करना चाहते थे इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर। उनके अपने धार्मिक गुरु थे जिन्हें पैगंबर कहा जाता था, और पैगंबर मोहम्मद साहब के जो मत थे उनके अनुसार वो उसमें अपने शासन काल में और लोगों में ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। और चौथा था शासन को सुदृढ़ बनाना। मुस्लिम शासन को सुदृढ़ यानी मजबूत बनाना चाहते थे वो इस्लाम का प्रसार करके। चौथा सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। उनके यहाँ सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति इसलिए बताया गया है कि जो मुस्लिम शासक थे या जो मुसलमान थे वो कभी भी और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका ये कहना था कि इस जन्म में या जो हमारा इस समय जो रूप है, इसी रूप में हमें सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें इसी समय प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई जन्म नहीं होता है उनके अनुसार। तो वो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट था धार्मिकता का समावेश। पूरी तरीके से धार्मिकता का समावेश करना चाहते थे, अपने धर्म का समावेश करना चाहते थे, और उस धर्म में इतनी श्रद्धा रहे लोगों की, इसीलिए उन्होंने कोई भी जो संस्था बनाई थी या जो विद्यालय बनाए थे वो मस्जिदों के अंदर ही बनाए थे, चाहे वो मकतब बनाए हों या मस्जिदें बनाए, वो मदरसे बनाए हों, वो सभी मस्जिदों से लगे हुए थे और मस्जिदों के अंदर ही बनाए थे। और सिर्फ इसी वजह से बनाए थे कि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकें, और उन्हीं लोगों को शिक्षा का अधिकार था जो मुस्लिम होते थे। तो धर्म परिवर्तन का भी उनका विशेषता। एक चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण ये था कि मोहम्मद साहब ने जो चरित्र निर्माण पर बल दिया था वो इसलिए दिया था कि व्यक्ति का उत्तम चरित्र अगर हम बना देंगे तो व्यक्ति जो है वो जीवन में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो ये था उनके जो है शिक्षा का उद्देश्य, जो मुस्लिम शिक्षा का जो उद्देश्य था वो यही था। अगला था शिक्षा की व्यवस्था। तो जिस तरीके से हमारा वैदिक काल और बौद्ध काल में शिक्षा की व्यवस्था थी कि 2 स्तरों में विभाजित थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो भी 2, इसी तरीके से इसमें भी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो 2 स्तर में विभाजित थी। एक तो प्राथमिक शिक्षा थी प्राथमिक स्तर पर, और दूसरी थी उच्च स्तर पर। जो केंद्र बनाए गए थे प्राथमिक स्तर पर जो बनाए थे वो तो मकतब बनाए गए थे जो प्राथमिक स्तर शिक्षा का केंद्र थे, और जो उच्च शिक्षा का केंद्र थे वो मदरसे थे। और इन सब का ये सब जो थे वो मस्जिदों से ही जुड़े हुए थे पूरी तरीके से, और इनका जो संचालन होता था या इनके ऊपर जो खर्चा था वो या तो शासक वर्ग करता था या फिर अमीर लोग किया करते थे, जो पैसे वाले जो धनी व्यक्ति होते थे वो इसका संचालन करते थे। और जो सबसे अधिक लाभ जो शिक्षा का मिलता था वो मुस्लिम वर्ग में अमीर लोगों को ही मिला करता था, गरीबों के लिए कोई शिक्षा का लाभ नहीं था। उन्होंने शिक्षा की जो संस्थाएं थीं वो उसके भी प्रकार बनाए थे। 6-7 प्रकार की शिक्षा संस्थाएं उन्होंने बनाई थी। 7 प्रकार की थी शिक्षा संस्थाएं। पहला तो था मकतब, जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे और जिसमें केवल पढ़ना और लिखना मस्जिद के अंदर सिखाया जाता था। कुरान की कुछ आयतें उन्हें पढ़ाई जाती थी। दूसरी थी खानकाहें प्राथमिक शिक्षा के ही केंद्र थे और केवल मुस्लिम इसमें पढ़ा करते थे, और दान जो इसमें दान दे करके जाता था खानकाहों में, उस दान से इसमें शिक्षा का कार्य चलाया जाता था, दान से चलाए जाते थे। तीसरी थी दरगाहें, जो जगह जगह दरगाह बनी हुई थी पूजा के लिए, तो वहाँ पर भी केवल मुस्लिम बालकों को शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के ही केंद्र थे ये भी। इसके बाद कुरान स्कूल जो थे ये कुरान की शिक्षा देते थे, और सबसे पहले इसमें क्या था, अरबी लिपि का ज्ञान कराया जाता था। कुरान की आयतें जो थी वो कंठस्थ कराई जाती थी, याद कराई जाती थी। फिर फारसी स्कूल जो थे वो दोनों प्रकार के लोगों के लिए थे, हिंदुओं के लिए भी थे और मुस्लिमों के लिए भी, क्योंकि अगर हिंदू कोई भी और राजा के दरबार में कोई राजपद पाने का इच्छुक होता था तो उसको फारसी के ज्ञान का होना आवश्यक था। जब तक फारसी का ज्ञान नहीं होता था तब तक वो राजा का राजपद नहीं पा सकता था। तो इसमें जो है जो हाफिज़ और सादी के काव्य पढ़ाए जाते थे, और संस्कृति यानी उसी की मुस्लिम की संस्कृति और ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती थी, और फारसी का ज्ञान कराया जाता था। छठे थे अरबी के स्कूल। इसमें ये उच्च स्तर के थे,
यानी प्राथमिक नहीं बल्कि उच्च स्तर के थे, और इसमें अरबी भाषा का ज्ञान और अरबी भाषा का ही साहित्य, यानी कुल मिला के मुस्लिम साहित्य और अरबी भाषा का ज्ञान कराया जाता था। इसके बाद मदरसे, 7वां नंबर जो था वो मदरसों का था। मदरसे जो थे ये भी उच्च शिक्षा के केंद्र थे, और इनकी स्थापना जो होती थी वो धनाढ़ व्यक्तियों के द्वारा होती थी, और इसमें उच्च शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी शिक्षा के अन्य क्षेत्र भी थे उस समय में। शिक्षा के जो अन्य क्षेत्र थे वो थे, एक तो स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा जो थी वो केवल हमारी जो है उसी तक सीमित थी। जो मुस्लिम महिलाएं थीं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, उन्हें केवल अपने घरों में पढ़ने की आज़ादी थी, बाहर जा कर के पढ़ाई करने की कोई आज़ादी नहीं थी। मुस्लिम समाज में बाहर नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि अंदर ही अपने कहते हैं ना राजमहल में ही जो रहती थी स्त्रियां, उनको मौलवी वहीं पढ़ाने के लिए आया करते थे। और जो शिक्षित महिलाएं थीं तो उस समय की, जैसे गुलबदन बेगम थी, हमीदा बानू बेगम थी, माहम अन्ना थी, इसके अलावा सलीमा सुल्ताना बेगम थी, नूरजहाँ थी, ये सब शिक्षित महिलाओं के अंतर्गत थी उस समय पे। यानी शिक्षा थी महिलाओं के लिए पर उतनी नहीं थी। दूसरा है सैनिक शिक्षा। सैन्य शिक्षा पर बल इसलिए अधिक दिया जाता था क्योंकि युद्ध कला का सीखना भी आवश्यक था, युद्ध में पारंगत होना अधिक ज़रूरी था। सैनिक शिक्षा के अंतर्गत युद्ध लड़ना, दुर्ग का घेरा डालना, तीर भाले चलाना, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती थी। 3rd नंबर है ललित कलाओं की शिक्षा। ललित कलाओं में जैसे सिक्के बनाना, संगीत की शिक्षा है, चित्रकला की शिक्षा है, या आपका चर्म उद्योग की शिक्षा है। तो ये जो उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, वो ललित कलाओं के अंतर्गत आते थे। इसके बाद चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा थी। तो चिकित्सा शास्त्र में क्या था, जो संस्कृत ग्रंथ थे उसमें जो चिकित्सा दी गई थी उसका सबसे पहले संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था, और उसके बाद उस शिक्षा को जो है लोगों को दिया जाता था जो पढ़ने का इच्छुक होता था। तो ये मदरसे द्वारा, अकबर द्वारा जो स्थापित मदरसे थे उनमें दी जाती थी। और इसके अलावा उस समय में जो संस्कृत ग्रंथ के आधार पर जो फारसी की रचनाएं, फारसी में जो ग्रंथ कन्वर्ट किए थे, उनका नाम था मदानुश सिफाए सिकंदरी, मदानुश सिफाए सिकंदरी। दूसरा नंबर दस्तूर उल आतिब्बा, और तीसरा था तुफ़त अल मोमिंद। ये 3 रचनाएं थीं जिनका उस समय में निर्माण किया गया था, फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला अंतिम पॉइंट है हस्तकलाओं की शिक्षा। तो हस्तकलाओं की शिक्षा में कशीदाकारी थी, जरी का काम था, लकड़ी का काम था, हाथी दांत का काम था, दरी थी, पर्दे, जूते, रेशम, मलमल, आभूषण बनाना, ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारी इसी के अंतर्गत आती थी। जो ललित कलाओं के अंतर्गत एक वास्तुकला और आती थी, जिसके नमूने जो राजमहल और ये सब जो हैं ये वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो शिक्षा के अन्य क्षेत्र थे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।